ये मिष्टान्न भोजन के विषय में होने दीजिए, भक्ति के विषय में होने दीजिए, आत्मविश्वास के विषय में होने दीजिए। ऐसे कारकों में अंतर दिखाई पड़ता है। तो वैसे ही अगर एक मूल में बढ़कर अंगुली भी अगर बढ़ती हुई दिखाई पड़ी तो निकट हो जाता है ग्रहण करने के, यानी पड़ जाते हैं ग्रह कारक, तो ग्रहण करने में बहुत जल्दी होती है उसमें। यानी एक वेग से लाकर ग्रहपात किया जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। कीर्ति प्रतिष्ठा ये बहुत होती हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, कहते हैं, किंतु कीर्ति कंडूति होती है। कीर्ति प्राप्त करने की बहुत बड़ी इच्छा होती है, उतनी बड़ी इच्छा भी नहीं। अब छाया जैसे अपने पीछे कीर्ति चलती हुई आनी चाहिए, मगर चाह कर कीर्ति को चाहेंगे तो कीर्ति नहीं मिलती। ऐसे लोगों में कीर्ति की कंडूति, कीर्ति की इच्छा बहुत होने के कारण उसके लिए तीव्र प्रयत्न करता रहता है। तो वैसे ही ये कनिष्ठा जो है, ये पहली संधि रेखा तक ही रहना चाहिए। ये व्यापार भाव को बढ़ाते हैं, बुद्धि कुशलता बढ़ाती है, शोध कार्य कर सकते हैं, व्यापार की दक्षता होती है व्यापार की। तो अगर ये कम है, इससे घटकर रहे तो व्यापार की क्षमता नहीं होती, व्यापार की नैपुण्यता नहीं होती है उनमें, तो बुद्धि कुशलता में भी अंतर आ जाता है। शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, बातचीत अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, कभी कभी तो तुतली बोलते हैं, भाषा के प्रवाह में वेग घट जाता है। ऐसे दोष हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर व्यापार करने वाले हो, वाणिज्य करने वाले हो, तो ऐसे दोष अगर उन लोगों में हो जाए तो शांति के रूप में वे लोग क्या कहते हैं, नाखून को थोड़ा बढ़ा लें। तो नख को उस संधि रेखा तक बढ़ाएंगे तो व्यापार की दक्षता आ जाएगी, बुद्धि कुशलता बढ़ेगी, शोध कार्य करने की ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे परिहार के रूप में बताते हैं। जो ना बढ़ना घटना ये हो गई। कभी कभी देखिए ये अंगुली या ये अंगुली एक दूसरे पर झुकते हैं, यानी ये अंगुली का झुकाव झांक कर इसकी ओर देखती हैं। इसका मतलब है, इसका अर्थ है गुरु ग्रह कारक का साधन जो है, ये साधन इधर झुकने के कारण अपनी शक्ति को घटाकर पार्श्व भाग में जो शनि का क्षेत्र है उन ग्रह कारकों को स्वीकार कर मिश्रित भाव रहते हैं, मिश्रित का कारक प्रतिपादित किए जाते हैं। ऐसी भावना है, यानी घटता भाव, चढ़ता भाव, झुकता भाव, तीनों में अंतर दिखाई हमें पड़ता है। तो उतना ही नहीं, और चारों अंगुलियों को एक साथ पकड़ कर देखेंगे तो एक अंगुली दूसरी अंगुली के बीच कभी कभी एक प्रकार का सुराख, रंध्र जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब ज्योतिष की दृष्टि से वैसे अगर सुराख हमारे अंगुलियों में दिखाई पड़े तो उसको कहते हैं व्यय भाव। इन अंगुलियों को एक साथ निकट पकड़ने से अगर संधि रेखा बीच जो कोई सुराख या गैप दिखाई नहीं पड़े तो समझना चाहिए कि धन भाव में उनका जातक है। तो व्यय भाव, धन भाव, इन भावों को प्रकट करने वाला है, कारकों को प्रदान करने वाला है अंगुली के बीच जो हो। हाँ, अगर ये अंगुली में दोष है, ये अंगुली में दोष है, ज्योतिष लोग बताते हैं कि एक पुख राग पहने, जिनको कनक पुष्ट राग बोलते हैं हम यहाँ पर, पुख राग। वैसे मूंगा जहाँ ढलवा दिखाई पड़े, मूंगा पहनने के लिए कहते हैं। इस प्रकार अगर ये अंगुली में कुछ दोष है, अंतर है, अगर बीच में कोई सुराख या रंध्र छिद्र दिखाई पड़ता हो तो वहाँ पर इंद्रनील पहनने के लिए, इस प्रकार ज्योतिष लोग नाना प्रकार के रूप से बताते हैं। किंतु मित्रों, हर किसी व्यक्ति को पुखराग बोलने का 3 या 4 ग्राम के सोना खरीदने की ताकत नहीं हो सकती, शक्ति नहीं होती, आर्थिक संपत्ति उतनी नहीं होती। अगर वैसा हो नहीं सका तो वहाँ एक कांच की अंगूठी पहने, एक लाख की अंगूठी पहने, या वहाँ एक धागा बांध दें तो भी उसका फल मिल जाएगा। उसको बंद करना है।
तो ऐसे रंध्र रहने, छिद्र रहने के कारण कौन सा कारक का नष्ट होता है? कारकों का नष्ट होना नहीं है कि अगर इन दोनों के बीच अगर है, अगर कोई छिद्र है, समझना चाहिए कि उदार है। उनके पास जो पैसे हैं, उदार होकर दान धर्म के रूप में दूसरों को पैसे देते हैं। ये भी हो सकता है, या नहीं तो बिना सोच विचार किए अपने पास जितने पैसे हैं उतने पैसे दे ही दे देना। अब भविष्य क्या है, भविष्य की दृष्टि इनको कम हो जाती है, ऐसी भावना दिखाई पड़ती है। चाहे वो भावना हो, ये भावना भी क्यों न हो, दोनों भावनाओं को समतुल्यता से रखने के लिए बीच में कोई न कोई एक पट्टी जैसी हो जाए, या पंचलोहन के एक अंगूठी बना लें और यहाँ धारण करेंगे, उसका दोष मिटता नहीं, हटता नहीं, थोड़ा घट मात्र सकता है। तो इस कारण ऐसे रूप में हम प्रयत्नशील रहेंगे तो ठीक है। अगर इन अंगुलियों को निकट पकड़ कर देखने से जो छिद्र दिखाई पड़ते उनका फल बताया गया, तो इन्हीं अंगुलियों को जरा विस्तार के रूप में पकड़ कर देखेंगे तो भी अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये विस्तार रूप धन कारक होते हैं। अगर समझिए कि ये अपनी हद से जरा हटकर दूर तक जाए तो व्यापार दक्ष होगा, शोध कार्य करने में तो एक अद्वितीय व्यक्ति होगा, अपनी बुद्धि चातुर्य के लिए तो वो असमान व्यक्ति हो जाएगा। जो भी बात करेगा बहुत सुंदर रूप से बातचीत करने की शक्ति उसमें होती है, भाषा में एक चमत्कार दिखा सकता है, इक्के दुक्की भाषाओं को ज्यादातर जान सकता है। तो ऐसी शक्ति ये अंगुली दूर होने से, ये अंगुली दूर होने से भक्तिभाव बढ़ता है, गौरवमान होता है। जहाँ कहीं जाए तो पधारने के लिए कहते हैं, विराजमान होने के लिए कहते हैं, सर्वे सर्वत्र सम्मान करने का स्वभाव को बताता है, ग्रह कारकों को बताता है। ये वाली अंगुली जरा दूर हट कर रहे, तो इनमें भी कभी कभी अंतर दिखाई पड़ता है। तो वही भाव उन कारकों को वर्धक समझना चाहिए, न कि घटना। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ इन चारों स्थितियों को, यानी घटने, बढ़ने, झुकने, छिद्र, विस्तार, इतने भावों को अगर अध्ययन करते हुए हम जातक को समुद्र के विषयों को समझाएंगे, उनके भविष्य के बारे में बता सकेंगे, तो हमारी भावना यथा तथ्य ज्यों का त्यों हम बता सकते हैं। अंगुलियों के शोभा, सौष्ठव, अनुपात आदि विषयों को बताने के बाद तो जातक पर प्रधान रूप से प्रभाव करने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं ग्रह। इन अंग अपने अपने एक एक अंगुली के नीचे एक एक ग्रह का स्थान होता है। तो ये अंगुली है, समझिए, इसको तर्जनी बोलते हैं या गुरुवांगुली बोलते हैं। इसके नीचे जो भाग है इसको हम गुरु पर्वत बोलते हैं। ये पर्व है, ये पर्वत है। उच्चारण में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर उच्चारण में थोड़ा अंतर हो जाए, पूर्ण विराम अर्ध विराम जैसे रखने में कुछ विलंब हो जाए तो अर्थ ही बदल जाता। उदाहरण के तौर पर एक नीत वाक्य है, ये हित वाक्य है कि दहेज लेना देना महापाप है। कितना सुंदर वाक्य है, कितना आदर्श है उसके पीछे। अगर वहां ले के पास अगर कोई का विराम करेंगे या अर्ध विराम रखेंगे, दहेज ले ना देना पाप है, दहेज लेना देना महापाप है। ले के बाद थोड़ा रुकिएगा, दहेज ले ना देना महापाप है, यानी अर्थ ही बिगड़ गया। गॉड इज नोवेयर। कुछ लोग कहते हैं, एक आस्तिक कहता है डब्ल्यू के पास एक छोटा अर्धविराम रखता है, डब्ल्यू अगर नो के पास आ गया नव हो जाता है। गॉड इज नव हियर, भगवान यहां पर है। वो नास्तिक की भावना है, ये आस्तिक की भावना है। तो ये वैसे ही भावों को जरा थोड़ा भी अंतर हो गया, फलित विश्लेषण में, फलित प्रवचन में भी अंतर हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस अंगुली के नीचे जो पर्वत है वो
गुरु पर्वत है, यानी गुरु ग्रह का पर्वत है, गृह है, पीठ है, सीमा है, क्षेत्र है, नाना प्रकारों के नामों से पुकारा जाता है। गुरु क्षेत्र बोलते हैं, गुरु ग्रह बोलते हैं, गुरु का घर बोलते हैं, गुरु का पीठ बोलते हैं, गुरु की सीमा बोलते हैं, गुरु का क्षेत्र बोलते हैं। नाम कितने हुए तो क्या, अर्थ तो एक ही। यानी इस अंगुली तर्जनी के नीचे जो पर्वत आता है वो गुरु पर्वत का है। तो मित्रों, चारों उंगलियों को यूं पसारिएगा, एक साथ रखिएगा। तो एक तर्जनी को लीजिए, ये प्रथम पर्व की जो संधि रेखा है, संधि रेखा तक थोड़े बल से संभालिए, झुकाइए और ज्यों का त्यों हथेली में डाल दीजिए। यानी यहां एक रेखा बहती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे रेखाओं के बारे में, तो इसको हम कहते हैं कि हृदय रेखा। तो गुरुवांगुली का स्थान, गुरु पर्वत का स्थान है, गृह है, कि तर्जनी के नीचे, पहले पर्व के नीचे संधि रेखा के यहाँ कुछ झुकाकर अगर हाथ में डाल देंगे हथेली में, तो जो सीमा प्राप्त होगी, जिस सीमा पर ये अंगुली गिरेगी, ये गुरु पर्वत का स्थान है, गुरु ग्रह का नाम है। मगर हद उतना ही नहीं बताना, छोटा सा भाग है। इसको अगर सरहद के रूप में बैठाएंगे, वो मात्र ही उसका गुरु की सीमा बोलेंगे तो गलती हो जाएगी। सबसे बड़ा ग्रह है कि गुरु पर्वत, यहाँ जीवन रेखा होती है, यहाँ बुद्धि रेखा होती है। गुरु पर्वत का गुरु एक विशाल ग्रह है, एक बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह होने के कारण केवल इस सीमा तक ही गुरु का ग्रह नहीं कहना चाहिए कि इन दोनों अंगुलियों को दूर दूर करने से जो बीच के जुड़ा हुआ जो चमड़ा है ना, उसको मध्य भाग में एक केंद्र बिंदु बनाइए। मध्य भाग में सीधे एक लंबी सरल रेखा बुद्धि या जीवन रेखा तक ले जाइए। और ये बाहरी वाला स्थान, ये मूल, ये जीवन रेखा या बुद्धि रेखा तक का स्थान, ये पूरी सीमा गुरु ग्रह का होता है। इतना बड़ा आकार वाला होता है, यानी ये हद हैं, सीमाएं हैं। केवल अंगुली जहां गिरती है एकदम छोटा आकार बन गया, उतना छोटा आकार नहीं, उनका आकार बड़ा है। तो उनके हद बताने के लिए, उनकी सीमाएं बताने के लिए हमें ये काम करना। समझो कि यहाँ एक त्रिभुज आ गया, यहाँ के त्रिभुज का ही फल बता देंगे, यहाँ की ऊर्ध्व रेखा के ही फल बताएंगे, तो फल बराबर नहीं करता, सफल प्रवचन नहीं होगा वो। यहाँ भी अगर रेखा होगी, यहाँ भी अगर रेखा होगी, यहाँ भी अगर रेखा होगी, उसका फल बराबर रहता है। तो गुरु की सीमा के हद इतने सरहद बोलते हैं, सीमा के हद होते हैं, यानी दिशाएं हैं ये। अब ये गुरु ग्रह का है। अब चलिए हम शनि की ओर चलेंगे, मध्यमा अंगुली की ओर। तो उसकी सीमाएं हैं, तो इन दोनों अंगुलियों को पसारे, थोड़ा दूर करें, यानी मध्यमा और अनामिका। अब तर्जनी की बात छोड़ दीजिएगा, मध्यमा और अनामिका इन दोनों को पसारेंगे। जुड़ा हुआ जो चर्म है, उसके मध्य भाग में एक चित्र, ऊहा चित्र है, अंदाजा अनुमान कीजिए, बस उतना ही। रेखाएं खींच रही थी थोड़ी किसी रेखा से, ऐसी बात नहीं। ऊहा यानी अंदाजा करना, अनुमान करना। इस बीच से हृदय रेखा तक मात्र ही, बस, इससे ज्यादा नहीं जाना, इससे अधिक दूर तक नहीं जाना, बुद्धि रेखा तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहां तक का स्थान है शनि स्थान, और ये है गुरु स्थान। गुरु ग्रह, शनि ग्रह, ये सीमा है। वैसे ही सूर्य पर्वत के, यानी इन दोनों के बीच के मध्य भाग में एक केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाई, अंदाजे से सीधी एक लकीर आ गई, सरल रेखा आ गई, कहां तक, हृदय रेखा तक। तो इस आधे भाग को, शनि को छोड़ देकर शेष आधा भाग
सूर्य की ओर आ जाता है। और इन दोनों अंगुलियों को पसारिए, उसे हुए जोड़ा हुआ चंद्र के बीच एक मध्य केंद्र बिंदु बनाइए, हृदय तक ले जाइएगा। यानी आधा इधर आधा इधर, ये पूरा भाग है सूर्य का। सूर्य का है ये गुरुस्थान, शनिस्थान, सूर्य स्थान। और शेष भाग यहां से अंतिम भाग तक है बुध पर्वत का, बुध ग्रह का, जिसको हम बुध पर्वत बोलते हैं। यानी गुरु ग्रह का विस्तार बड़ा है, ये बराबर दिखाई पड़ते हैं। तो उसी प्रकार ये चारों ग्रहों का, चारों उंगलियों के नीचों का स्थान दिया गया। वे चारों ग्रहों के ग्रह हैं, यानी वो क्षेत्र हैं, सीमाएं हैं। अब देखिएगा, पहले पर्व के पहली संधि रेखा पर जरा बल डालकर झुकाकर हथेली पर डाल देंगे तो चारों ग्रह हो गए। अब तो फिर हाथ अंगुलियां खोल दीजिएगा, बीच में दूसरे पर्व के नीचे दूसरी जो संधि रेखा, आड़ी रेखा बनी हुई है, वहां झुकाइए आराम के साथ, आराम के साथ, और ढीला करके बीच हथेली में डाल दीजिए। बीच हथेली में हृदय रेखा दिखता है, नीचे आ जाइए, बुद्धि रेखा तक चलिए। बीच स्थान तक डाल देंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये एक पट्टी होती है, बुद्धि रेखा और जीवन रेखा। ये पूरा बेल्ट, ये पूरी पंक्ति कुज पर्वत की पंक्ति कहते हैं। मार्स बेल्ट, कुज ग्रह, मंगल ग्रह, भौम ग्रह। शास्त्रज्ञों ने इनको 3 भागों में बांट दिया समान रूप से। ये पहला भाग, ये तीसरा भाग, ये दूसरा भाग। ये कुज का है, प्रारंभ कुज, अंतिम कुज, मध्य कुज। पहला कुज, दूसरा कुज, तीसरा कुज मंगल के स्थान है। मतांतर में मात्र ही कुछ लोग इस दूसरे मंगल क्षेत्र को, बीच वाले मंगल क्षेत्र को राहु ग्रह किया करते हैं। वो छाया ग्रह मात्र है। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, हाँ, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार करे न करे, मतांतर के तौर पर मध्यमा अंगुली को दूसरी संधि रेखा के यहाँ मोड़कर अगर बीच हथेली में डाल देंगे, अंगुली का जो स्थान है मध्यमा अंगुली का, ये स्थान तीनों में भाग बांध दिए तो बीच का मध्य भाग पूरा राहु का है, छाया ग्रह का है। बस अब देखिएगा, यहां पर जीवन रेखा बहती है, यूं यहां बुद्धि रेखा बहती है। बुद्धि रेखा बीच मंगल से जाती हुई दिखाई पड़ती है हमें, और यही समाप्त होती है। यही प्रारंभ भी, यही समाप्त भी होती है। यानी सीधी लकीर जैसी नहीं रहना, किंतु प्रारंभ स्थान, अंतिम स्थान कुछ ग्रह में होते हैं। बुद्धि का धर्म है कि अनुशासन युक्त रहे, स्वीय अनुशासित रहे, उनके संकल्प विकल्प इसी पर आधारित रहते हैं।